गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 27 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। तो आज दैनिक जागरण का 100 एडिशन है, 100वां दिन है मुझे एनालिसिस करते हुए। और फ्रेंकली बोलूँ तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे पता नहीं था कि मैं 100 दिन एनालिसिस कर पाऊँगा, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ जो भी हिंदी मीडियम के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम रखे हुए हैं, उनके साथ आप शेयर कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें, लेकिन शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब निश्चित तौर पर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन आपके लिए। आज संसदीय समिति के बारे में मुझे डिस्कस करना है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और यूपीएससी ने 2007 में ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा, राज्यसभा और उद्योग तथा व्यापार से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं। दोनों स्टेटमेंट आपने सुन लिया। अब आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों ही सही है, ऑप्शन डी है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा और साथ ही साथ संसदीय समिति के बारे में मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। सियासत के बीच परीक्षा की तैयारी, जेईई के एग्ज़ाम को लेकर के और साथ ही साथ नीट के एग्ज़ाम को लेकर के ये इंस्टीट्यूट काफ़ी चर्चा में बना हुआ जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए एनटीए के बारे में, तो एनटीए के बारे में हम डिस्कस एक बार करते हैं आपके साथ। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। एनटीए एक स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाता है। नीट का आयोजन करवाता है, यह करवाता है, जेईई का आयोजन करवाता है। तो जो उच्चतर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है, उसमें प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है एनटीए के द्वारा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि एनटीए की स्थापना किस के द्वारा किया गया। तो याद रख लेना, एनटीए की स्थापना जो है भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के द्वारा कराया गया। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के द्वारा एनटीए की स्थापना किया गया। इस एजेंसी का उद्देश्य प्रवेश और भर्ती हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करना, कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर परीक्षण करना है, बिल्कुल। और साथ ही साथ एनटीए के जो अध्यक्ष होते हैं वो एक प्रख्यात शिक्षाविद होते हैं जिसकी नियुक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। हालांकि अब इसका नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। यानी एनटीए के जो अध्यक्ष होंगे वो एक शिक्षाविद होंगे जिसकी नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। एनटीए सीबीएसई और एआईसीटी के द्वारा जो भी परीक्षा का आयोजन होता है उसकी आयोजन करवाता है एनटीए। यानी अब सीबीएसई और एआईसीटी के बोझ को कम करने का काम एनटीए कर रही है। तो बेसिक इतना जानकारी है, आपको इतनी जानकारी होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 जिसके द्वारा एनटीए की स्थापना की गई है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने भी दर्ज किया मुकदमा। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत लगातार चर्चा में बना हुआ है। और मैंने आपको बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के दो संस्था जो जांच कर रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। एक तो सीबीआई है, कई बार हमने डिस्कस किया। दूसरा है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। और तीसरी संस्था भी अब इस मैटर में चेक कर रही है जिसका नाम है
एनसीबी। तो एनसीबी के बारे में हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। देखो आप इसका हिंदी नाम तलाशोगे तो काफ़ी टिपिकल नेम होता है इस सब का, और ऐसी कंडीशन में अगर यूपीएससी का मेंस भी आप लिख रहे हो तो आप देवनागरी लिपि में आप लिख सकते हैं, इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आप लिख सकते हैं। इसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो याद रख लेना इसकी स्थापना जो है नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के द्वारा मार्च 86 में किया गया। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हिंदी का नाम देखो इसमें क्या है, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के द्वारा मार्च 1986 में किया गया। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एनसीबी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस मंत्रालय के तहत आता है, तो यह आता है गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के तहत। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और साथ ही साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो हैं मुंबई में, इंदौर में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में, लखनऊ में, जोधपुर में, चंडीगढ़ में, जम्मू में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, गुवाहाटी में और पटना में। राइट। इसका बेसिक काम यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना, देश के सीमांत क्षेत्रों पर नजर रखना ताकि विदेशी तस्करों की गतिविधि को सीमा के तहत नियंत्रित किया जा सके, और यह मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो देश में जितना भी मादक पदार्थ हैं, जितना भी ड्रग्स हैं, उस ड्रग्स को कंट्रोल करने का काम ये संस्था करती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करती है, जो होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो बेसिक इतना इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी होना चाहिए। इस न्यूज़ की चर्चा हम पेज नंबर 10 पे, बिजनेस पेज पे हम आपके साथ कर देंगे। आपकी सेहत का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किला के प्राचीर से भाषण देते हुए इस योजना के जिक्र किया और इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का पूरा नाम है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, अंग्रेजी में कहा गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, NDHM। होता क्या है ये योजना, तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए क्या, कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आपका एक यूनिक आईडी कार्ड है। इसी तरह से आपका पास एक हेल्थ कार्ड होगा जिसे कहा गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी प्रणाली। तो एक यूनिक हेल्थ कार्ड होगा। उस हेल्थ कार्ड के माध्यम से आपने किसी डॉक्टर के पास चेकअप करवाया, तो चेकअप करवाने के बाद जो भी डाटा होगा आपका या जो भी आपकी बीमारी होगी वो वहाँ पे मेंटेन होगा। साथ ही साथ आपने किसी पैथोलॉजी में चेक करवाया तो वहाँ की जो भी डाटा होगी वो भी मैनेज होगा। तो आपका जो भी हेल्थ का डाटा होगा एक जगह ऑनलाइन मैनेज होगा और एक आईडी कार्ड आपको मिलेगा। उस आईडी कार्ड के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको अभी तक जो भी बीमारी हुई, जिस भी डॉक्टर ने देखा, जिस भी डॉक्टर ने जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, वो सारा का सारा एक पर्टिकुलर जगह पे मैनेज होगा और इसके लिए आपको एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी। इसी को कहा गया राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी प्रणाली में रोगी अपने डाटा को अस्पतालों और डॉक्टरों के बीच डिजिटल रूप से साझा कर सकते हैं। यानी आपको जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का पेपर नहीं ले जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर का जो पेपर है वो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पैथोलॉजी का जो पेपर है वो ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जाओगे डॉक्टर के पास, अपनी समस्या बताओगे, अपना आईडी बताओगे, डॉक्टर खोल के देख लेगा कि आपको क्या क्या बीमारी है और किस किस डॉक्टर ने क्या क्या कहा है, और उस आधार पे डॉक्टर अपना स्टेटमेंट दे देगा और साथ ही साथ वो भी वहाँ पे मैनेज हो जाएगा, वो भी आपके डाटा में जुड़ जाएगा। तो इसका सकारात्मक संदर्भ क्या होता है, जैसे मान लो आप क्या होता है कि किसी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो उससे पहले आपके पास जितना भी रिपोर्ट है सारे रिपोर्ट हो, और जितने भी पहले किसी भी डॉक्टर से दिखाए हुए हैं वो सारे
रिपोर्ट को और सारे प्रिस्क्रिप्शन को आपको डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत होगी। लेकिन अब क्या होगा कि इस व्यवस्था के बाद, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बाद, आपको डॉक्टर के पास किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना आईडी कार्ड लेके जाएं और आईडी कार्ड को देखकर डॉक्टर जो है आपका आईडी खोल लेगा। डॉक्टर आपका जो है डिजिटल स्वास्थ्य का जो भी प्रावधान है सब खोल के चेक कर लेगा कि कहाँ किस डॉक्टर ने क्या कहा है और किस रिपोर्ट में क्या आया है, और उसके बाद डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर देगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, ईज ऑफ ट्रीटमेंट में आपका सहयोगी होगा। डॉक्टर के बेहतर डाटा होगा। वन नेशन वन आईडी कार्ड की व्यवस्था होगी, एक देश एक कार्ड की व्यवस्था होगी, एक यूनिक कार्ड आपको मिलेगा। डॉक्टर का और हॉस्पिटल का डाटा उपलब्ध होगा। आपके आसपास के डॉक्टर और अस्पताल तक आपकी पहुंच सीमित हो पाएगी, या कह सकते हैं पहुंच बढ़ेगी। आपको किस डॉक्टर से दिखाना है, किस अस्पताल में दिखाना है, आपको वो सारी की सारी जानकारी अवेलेबल होगा। डॉक्टर का एक कंबाइंड डाटाबेस होगा, हॉस्पिटल का एक कंबाइंड डाटाबेस होगा। आप सारी जानकारी ऑनलाइन एक्सेस कर सकेंगे। और इससे क्या होगा कि पेपर जो है बचेगा। पेपर किससे बनता है? पेपर बनता है आपको लकड़ी से बनता है, पेपर बनता है आपको कागज़ से बनता है। तो पेपर जो बनता है, लकड़ी काट करके पेपर बनाया जाता है एक तरह से। तो ऐसे कंडीशन में पर्यावरण सुरक्षित होगा। आपके पास पेपर की आपको ज़रूरत नहीं होगी, कागज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी, और कागज़ जितना कम कटेगा उतना पर्यावरण कम कटेगा। तो निश्चित तौर पे इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। चुनौती क्या है? सबसे बड़ा चुनौती है डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर के। डाटा सिक्योरिटी क्या जो है, पेशेंट का डाटा वो सुरक्षित रह सकता है, पेशेंट का डाटा प्राइवेट रह सकता है, इसको लेकर के चुनौती है। और इससे पहले ब्रिटेन में भी इस तरह की योजना आई थी और ब्रिटेन की योजना फेल हो गई है। तो निश्चित तौर पे अगर हम राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को इम्प्लीमेंट अपने देश में करने वाले हैं, तो हमें ब्रिटेन से भी सीख लेने की ज़रूरत है कि ब्रिटेन में यह योजना क्यों फेल हो गई, और उसको भारत में इम्प्लाई करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम इस योजना को इम्प्लीमेंट करें। ब्रिटेन की गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ राइटर का कहना है कि राइट टू हेल्थ हमें देने की आवश्यकता है। राइट टू एजुकेशन हमने दिया है, लेकिन राइट टू हेल्थ नहीं दिया है, और ख़ास करके कोरोना के समय में राइट टू हेल्थ चर्चा में रह रहा है। तो ये सारी की सारी चुनौती है। निश्चित तौर पे डाटा सिक्योरिटी एक चुनौती है भारत में, और इसको अगर हम दूर कर लेते हैं तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन निश्चित तौर पे एक सफल योजना बन सकता है। बाकी यहाँ पे कुछ खास बातें दी हुई, आप जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। संसदीय समिति की सूचना लीक होने पे वेंकैया नायडू नाराज। संसदीय समिति की कुछ सूचना लीक हुई है। देखो, संसदीय समिति अगर कुछ बनती है तो ऐसा कहा जाता है कि उस समिति का जो भी चर्चा हुआ है वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। उसका रिपोर्ट जो है, अगर लोकसभा की समिति है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास वो रिपोर्ट जाता है, और राज्यसभा की अगर समिति है तो राज्यसभा अध्यक्ष के पास वो रिपोर्ट जाता है। यानी उसको जो है पब्लिक में कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। और इस तरह से संसदीय समिति की सूचना लीक हुई है, जिसको लेकर के राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी नाराज चल रहे हैं। तो हम एक बार डिटेल से डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे संसदीय समिति को लेकर के। संसद का बेसिकली दो काम है। पहला काम है कानून बनाना, लॉ बनाना, और दूसरा काम है कि सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना। सरकार के कार्यों का निरीक्षण करना भी इसका काम है। तो सरकार के कार्यों को निरीक्षण करने के लिए नॉर्मली, या लॉ मेकिंग के लिए भी नॉर्मली, समिति का निर्माण किया जाता है। और भारत में दो ही तरह की समिति हैं, एक तो अस्थायी समिति है और एक अस्थायी समिति है जिसे तदर्थ समिति भी कहा जाता है। अस्थायी समिति अनवरत प्रकृति की होती है, यानी अस्थायी समिति को भंग नहीं किया जा सकता है, और इसका जो है पुनर्गठन वार्षिक आधार पे होता है। यानी इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है नॉर्मली वार्षिक आधार पे होता है। पहला अस्थायी समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नॉर्मली विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं, विपक्ष के दल के नेता होते हैं,
और वर्तमान में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में विपक्षी दल के नेता हैं। दूसरा है प्राक्कलन समिति, सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति ही होती है। तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। उसके बाद नेक्स्ट है SC/ST समुदाय के कल्याण समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति। ये सारी की समिति अस्थायी प्रकृति के समिति हैं। तो अस्थायी समिति क्या होता है? अस्थायी समिति होता है कि किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया जाता है और जब वो उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो इसे भंग कर दिया जाता है। जैसे इसमें दो समिति होती हैं नॉर्मली, एक जांच समिति होती है। इसका निर्माण किसी तत्कालिक घटना की जांच के लिए किया जाता है। मान लो दिल्ली में दंगा हुआ, दिल्ली के दंगा को जांच करने के लिए एक जांच समिति बनेगी और जांच समिति ने दिल्ली के दंगा पे जांच कर लिया, उसके बाद इस समिति को भंग कर दिया जाता है। और दूसरा होता है सलाहकार समिति। सलाहकार जैसे डाटा सिक्योरिटी को लेकर के अभी डाटा सिक्योरिटी का जो बिल है वो संसद की सलाहकार समिति को भेजा गया और डाटा सिक्योरिटी के बिल पे संसद की सलाहकार समिति जो है सलाह देने का काम करेगी और उसके बाद उस समिति को भंग कर दिया जाएगा। तो ये दोनों ही समिति का उद्देश्य किसी तत्कालिक घटना की जांच करने के लिए या किसी विधेयक की जांच करने के लिए या विधेयक पे अपना निर्णय देने के लिए किया जाता है और इसका उसके बाद इस समिति को भंग कर दिया जाता है। इसके साथ साथ 24 विभागीय समिति भी हैं, जिसमें 24 में से 16 समिति जो है लोकसभा के हैं और 8 समिति राज्यसभा के होते हैं। इसमें अधिकतम प्रत्येक 24 जो है विभागीय समिति में प्रत्येक में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं। तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी आपको संसदीय समिति के बारे में होना चाहिए और हमने अस्थायी और अस्थायी समिति दोनों के बारे में डिस्कस किया है। बाकी एक बार इसको पढ़ सकते हैं आप। लद्दाख में हालात 1962 के बाद सबसे गंभीर। एक बुक का नाम आप याद रख लेना, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये बुक है और इसको लिखे एस जयशंकर साहब ने। हो सकता है वन डे एग्जाम में इस किताब का नाम आपको पूछ दें। बाकी एक बार जाकर इसको पढ़ सकते हैं आप। अरावली की 7 फार्म हाउस तोड़े। अरावली को लेकर के लगातार चर्चा में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के कल भी हमने डिस्कस किया। अरावली मुख्यतः राजस्थान की एक पर्वतमाला है जो आगे हरियाणा तक भी जाती है और दिल्ली तक भी अरावली जाती है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और यह विश्व में भी प्राचीनतम है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला और भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। 1727 मीटर की ये ऊंची चोटी है जो माउंट आबू, राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, वहाँ पे स्थित है या राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है और अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% विस्तार जो है वो राजस्थान में है। तो इसलिए कहा जाता है कि मेन अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई जो है 930 मीटर है। इसकी दक्षिण की ऊंचाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज से परिपूर्ण है और पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने में भी मदद करती है। तो अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होता तो ये जो राजस्थान का जो बाड़मेर एरिया का जो मरुस्थल है वो आगे एक्सटेंड होकर के दिल्ली तक आ सकता था। और यहाँ पे बाना, लूनी, साखी, साबरमती जैसी नदियों का उद्गम स्थल है अरावली पर्वत श्रृंखला। एक बार फिर से मैं नदियों का नाम रिपीट करता हूँ। बाना, लूनी, साखी एवं साबरमती नदियों का उद्गम स्थल है अरावली पर्वत श्रृंखला। अब देखो मेन इशू क्या आ रहा है, चिंता का क्या कारण है। राजस्थान सरकार ने यह स्वीकार किया था
कि अरावली की जो है 138 में से 28 पहाड़ी गायब हो गया। अब ये भी मज़ेदार फैक्ट है कि 138 पहाड़ी हुआ करता था वहाँ से, वहाँ पे 28 पहाड़ी गायब हो गया। तो किसी ने चोरी कर लिया क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ये पहाड़ी जो गायब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस खनन किया गया था, इसको एक्सेस खोदा गया था। काफ़ी सारे माफिया यहाँ पे एक्टिव हैं और इसका खनन करने का क्या कारण है, क्योंकि इस पहाड़ी पे कॉपर मिलता है, लेड मिलता है, जिंक मिलता है, सिल्वर मिलता है, आयरन ग्रेनाइट मिलता है, लाइम स्टोन मिलता है, मार्बल मिलता है, चुनाई पत्थर मिलता है। ये सारे के सारे खनिज भरपूर मात्रा में इसको मिलते हैं और यही कारण है कि यहाँ पे खनन की प्रक्रिया होती है। और राजस्थान सरकार ने फाइनली स्वीकार किया था कि 138 में से 28 पहाड़ी गायब हो चुकी हैं। राजस्थान के कुल खनिज में 90% अरावली पर्वत श्रृंखला से ही पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें अरावली पर्वत की आवश्यकता है, हमें मानसून के लिए भी इसकी आवश्यकता है और हमें अन्य चीज़ों के लिए भी इसकी आवश्यकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक 2002 में लगा दी। उसके बाद 2018 में हरियाणा सरकार ने एक एक्ट पारित किया, अपने हरियाणा विधानसभा में एक एक्ट पारित किया गया और वहाँ पे अरावली में निर्माण कार्य की अनुमति हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया, जिसे फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में इस पर रोक लगा दिया था। अब देखो, दिल्ली के लिए सील्ड है अरावली, दिल्ली के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए जो हमारे देश की राजधानी है उसके लिए कैसे अरावली का महत्व है। तो अरावली के घने जंगलों का आवरण वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा सकता है, प्राकृतिक हवा को शुद्ध करने के लिए किया जा सकता है। दिल्ली में शुद्ध हवा के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे 400 प्रजातियाँ और 200 देसी और प्रवासी पक्षियाँ, तेंदुआ, सियार, नीलगाय इत्यादि पाया जाता है। तो हमारे जंगली जानवर के लिए भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। साथ ही साथ अरावली पर्वत जो है ये भूजल रिचार्ज का भी काम करती है, ग्राउंड वाटर को एनरिच करने का काम करती है, जिसके कारण हमें पानी की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ अगर अरावली पर्वत नहीं रहता तो दिल्ली का जो टेम्परेचर है लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता। दिल्ली पूरी तरह से झुलस सकती थी। इसलिए अरावली पर्वत श्रृंखला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट है, देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानसून जो है क्रिएट होता है या मानसून से जो वर्षा होती है उसमें भी अरावली पर्वत श्रृंखला का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। सीपीसीबी को प्रयोगशाला का ढांचा मजबूत करने का निर्देश, इसको पढ़ लेना। यहाँ पे दो संस्था आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सीपीसीबी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एनजीटी के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान, इसकी स्थापना सीपीसीबी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया, अधिक इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वायु प्रदूषण एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा किया गया। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। जल एवं वायु के नियंत्रण और निवारण तथा वायु की गुणवत्ता संबंधित किसी भी तरह के मामले केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करती है ये संस्था। जल एवं वायु प्रदूषण के तकनीकी आंकड़े को कलेक्ट करने का काम, संग्रह करने का काम, प्रकाशित करने का काम ये संस्था करती है। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान। देखो, ये टेम्पल काफ़ी चर्चा में रहा और ऑलरेडी इस टेम्पल के बारे में हमने डिस्कस भी किया है।
बस आपको ये जानकारी रखना चाहिए कि पद्मनाभ मंदिर जो है ये केरल में आता है, ये मंदिर केरल में है। काफ़ी चर्चा हमने किया था ऑलरेडी, आज हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद रख लेना पद्मनाभ टेम्पल कहाँ पे है, तो केरल में है। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है या स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। रिजर्व फॉरेस्ट जमीन घोटाले में पर्यावरण मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो ये संस्था है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको लेकर के यहाँ पे जिक्र किया हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्थान है, इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक सांविधिक संस्था है भारत। वैसे संस्था देखो, संस्था दो तरह के होते हैं, एक तो संवैधानिक हुआ, वैसे संस्था जिसका संविधान में जिक्र हो उसे संवैधानिक संस्था कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंग्रेजी में इसे कहते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, और दूसरा होता है सांविधिक संस्था। वैसे संस्था जिसका संसद के किसी एक्ट के माध्यम से निर्माण किया गया है उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है। तो ये एक सांविधिक संस्था है। इसकी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से किया गया है। 2006 में इसको स्थापित किया गया है। इसके अध्यक्ष होते हैं पर्यावरण मंत्री, और प्रोजेक्ट टाइगर NTCA ही रेगुलेट करता है। NTCA ही प्रोजेक्ट टाइगर को रेगुलेट करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अवसरों को आसान बनाने की कोशिश। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का जिक्र किया है, और ये हमारे देश के मंत्री जी हैं, जितेंद्र सिंह हैं, DOPT मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का जिक्र आपके साथ करेंगे, और ध्यान से सुन लेना इसको, क्योंकि आपके लिए भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, अभी सरकार ने क्या किया है कि 3 संस्था SSC, RRB और IBPS, SSC जितनी भी नियुक्ति करती है वो, RRB जितनी भी नियुक्ति करती है वो, और IBPS जितनी भी नियुक्ति करती है वो, ये तीनों का कंबाइंड टेस्ट लेने का काम करेगी NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अभी मात्र इसमें 3 ही संस्था को शामिल किया गया है, SSC को, RRB को और IBPS। IPS बैंकिंग का काम करती है, बैंकिंग के लिए रिक्रूटमेंट करती है। RRB जो है रेल के लिए रिक्रूटमेंट करती है, और SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये अन्य नियुक्ति करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत अन्य नियुक्ति करती है SSC। तो इन तीनों के लिए कंबाइंड टेस्ट लेने का काम करेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब ये क्या हुआ, NRA, तो क्या SSC को भंग कर दिया गया है, क्या IBPS को भंग कर दिया गया है, या क्या SSC को भंग कर दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके मन में उठेगा। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों को भंग किया गया। होगा क्या अब कि NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये पहला टेस्ट लेगी, जैसे प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं, जैसे PT करते हैं नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन PT में पूछे जाते हैं। तो SSC के लिए, RRB के लिए और IBPS तीनों के लिए कंबाइंड तौर पे CET लेगी, कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट। अब CET लेने के बाद आपका जो भी मार्क्स आएगा, मान लो आपने CET दिया, आपका मार्क्स आया 100, तो ये जो है 100 जो है स्कोर वैलिड होगा आपको 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए जब भी एग्ज़ाम निकलेगा, SSC का एग्ज़ाम निकलेगा, RRB का एग्ज़ाम निकलेगा और IBPS का एग्ज़ाम निकलेगा, आप उस तीनों में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी चरण जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी, उसके बाद जो अन्य चरण हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू होगा, ये तीनों संस्थाएं ही कंडक्ट करवाएगी। अब जैसे मान लो आपको 100 मार्क्स आया, तो अगर कोई फॉर्म आता है जिसमें कहा गया है कि 96 से एबव जितने भी मार्क्स लोगों का आया है वो अप्लाई कर सकते हैं। मान लो एक SSC ने फॉर्म निकाला और SSC ने कहा है कि 96 प्लस मार्क्स वाले वो अप्लाई कर सकते हैं,
मेंस के लिए, तो फिर आप एसएससी में मेंस देंगे और उसके बाद फाइनली आप इंटरव्यू देंगे। तो प्राइमरी चरण जो तीनों अलग अलग कंडक्ट करवाता था, उस तीनों को एक साथ कर दिया गया है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको क्लियर हो गया होगा और ख़ास करके आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप सीईटी देंगे, सीईटी के एक पर्टिकुलर स्कोर आपको मान लो 100 आएगा और उसके बाद जो है फिर से एसएससी, आरआरबी और आईयूपीएस फॉर्म निकालेंगे। उसमें कहा जाएगा कि सीईटी का स्कोर इतना अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद वहाँ जाकर आप मेंस देंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो है स्नातक स्तर के लिए एक अलग से सीईटी होगी, स्नातक अलग स्तर के लिए एक अलग एग्ज़ाम होगा, 12th स्तर पे एक अलग एग्ज़ाम होगा और मैट्रिक स्तर पे एक अलग एग्ज़ाम होगा। तीनों ही स्तर पे अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। तो इतना ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे फ़ायदा स्टूडेंट को हो रहा। क्यों? क्योंकि एसएससी में भी, आईयूपीएस में भी और आरआरबी में भी काफ़ी लोग एग्ज़ाम देते हैं और अब क्या होगा कि वो कंबाइंड रूप पे एक जगह जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक जगह एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसी के स्कोर के आधार पे वो इन तीनों में बाद में मेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो अलग अलग जाकर के एग्ज़ाम देने की इन्हें आवश्यकता नहीं है, एक ही पर्टिकुलर जगह जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये सारा का सारा एग्ज़ाम जो होगा वो कंडक्ट होगा ऑनलाइन, राइट। तो ऑनलाइन कंडक्ट होगा, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम, एक सकारात्मक कदम है, उसी को लेकर के चर्चा है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगी ये आपको क्लियर हो गया होगा और किस तरह से आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, आपके लिए किस तरह से उपयोगी होगी, ये भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको खुद से पढ़ सकते हैं, निजीकरण की राह पे एयर इंडिया, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार खुद से इसको पढ़ सकते हैं। राज्यों की चिंता पे जीएसटी काउंसिल की बैठक आज। देखो यहाँ पे ना सिर्फ हर एक राज्य जहाँ पे केंद्र सरकार की जो पार्टी की सरकार है यानी बीजेपी की सरकार है, वो भी जहाँ पे सत्ता में है वहाँ भी इसको लेकर के डिस्प्यूट है। जैसे यहाँ पे देखो सुशील मोदी जी बीजेपी के हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के वित्त मंत्री हैं। इनका भी स्टेटमेंट है कि जीएसटी की भरपाई की नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और उसकी भरपाई करें, यानी हर एक राज्य इसमें असंतोष की स्थिति में है। तो इशू क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, 2 से 4 मिनट लगेगा, आप ध्यान से इसे सुन लेना। इशू ये है कि जीएसटी जब लागू हो रहा था, यानी 101 संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू होगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ है। 101 संविधान संशोधन भारत में इम्प्लीमेंट किया गया, भारत के संविधान में इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके माध्यम से जीएसटी लागू किया गया। तो जब जीएसटी लागू हो रहा था तो काफ़ी सारे राज्यों को लग रहा था कि उसे राजस्व की प्राप्ति जीएसटी से नहीं हो पाएगी। ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार ने उससे वादा किया कि अगर आपको आपका जो भी इनकम है, मान लेते हैं राज्य सरकार को कहा गया है कि आपका जो भी इनकम है 2015-16 में, मान लेते हैं कि इन राज्यों का इनकम 100 रुपये है, मान लेते हैं इन राज्यों का इनकम 2015-16 में 100 रुपये है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि इसका अगर 14% एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर प्राप्त नहीं होगा, यानी मिनिमम 114 रुपये आपको नेक्स्ट ईयर प्राप्त नहीं होगा, तो जितना कम प्राप्ति होगा उसकी भरपाई भारत सरकार आपको करेगी। और ये कब तक करेगी? ये करेगी 2017 से लेकर 2022 तक। अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है। अब देखो, मान लो कि बिहार को जो है नेक्स्ट ईयर यानी 2016-17 में राजस्व की प्राप्ति महज 104 रुपये हुई है, तो इसको जो है रिमेनिंग 10 रुपये की जो है भुगतान यानी 10 रुपये की भरपाई केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन उठता है कि मान लो किसी राज्य को प्राप्ति हो गया 120 रुपये, तो क्या इसको भी भुगतान किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। 14% से अगर अधिक आपको प्राप्ति हो रहा है तो उसकी भुगतान राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा आपको नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस भी राज्य की 14% से कम
प्रॉफिट हुआ है 2015-16 के कंपेयर, उसकी भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसे ही कहा गया जीएसटी कंपनसेशन। तो उम्मीद करता हूं कि जीएसटी कंपनसेशन क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। हर जिले में बनेगा एक्सपोर्ट हब। एक सूचकांक भारत सरकार लाई है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, जिसका नाम है निर्यात तैयारी सूचकांक। बस इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जाकर के देख लेना। एक्सपोर्ट तैयारी सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसमें पहला स्थान मिला है गुजरात को और जिसमें अंतिम स्थान मिला है जम्मू कश्मीर को। तो ये क्यों लाई है और सरकार का क्यों ऐसा सरकार कर रही है, हर जिला में सरकार एक्सपोर्ट हब क्यों बनाना चाह रही है? क्योंकि हमारी जो है विश्व लेवल पे जो टोटल एक्सपोर्ट है वर्ल्ड लेवल पे वो है 1.7%, सॉरी 1.7% का भारत सरकार का योगदान है, और इसे बढ़ा करके हमें 5% करना है। विश्व के एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी भारत सरकार को बढ़ा करके 5% करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ भी जिस जिला का जो भी प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट होगा उसे हम विश्व के बाज़ार में भेजने का काम करेंगे, राइट। तो ये इंडेक्स पहली बार इंडेक्स सरकार ने तैयार किया है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे कहा गया है निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसका मेन मकसद है कि राज्यों की निर्यात की कितनी तैयारी है, राज्य कितना निर्यात कर सकते हैं, उसके लिए राज्य कितनी तैयारी किए हैं, इसकी जानकारी के लिए ये सूचकांक तैयार किया गया है। जिसमें पहला पोजीशन है गुजरात का, और जिसमें बिहार का पोजीशन है 30वां पोजीशन है, और जम्मू एंड कश्मीर का पोजीशन है 36, सबसे अंतिम में जम्मू कश्मीर का पोजीशन है। क्यों किया गया है? क्योंकि विश्व में भारत की हिस्सेदारी एक्सपोर्ट में महज 1.7% है, जिसे बढ़ा करके हमें 5% करना है। हर जिले में बनेगा एक्सपोर्ट हब, और एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। किस जिला का क्या महत्वपूर्ण उत्पाद है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाए और उसे विश्व के बाजार में भेजने का काम हम करें। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। हमें चीन को टक्कर देना है तो हमें इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ाना होगा। तंबाकू क्षेत्र में नियंत्रित एफडीआई की अनुशंसा। तो संसदीय समिति ने कहा है कि एफडीआई की अनुशंसा कीजिए तंबाकू के क्षेत्र में, ताकि हम तंबाकू एफडीआई के द्वारा जो भी तंबाकू का उत्पादन होगा उसे विश्व बाजार में हम बेचने का काम करेंगे, हमें एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर 31 अगस्त को आएगी सामने। जो पहला क्वार्टर है 2020-21 का जो पहला क्वार्टर है, पहला क्वार्टर कब होता है? यानी अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का पहला क्वार्टर होता है। तो ये जो पहला क्वार्टर है इसका रिपोर्ट 31 अगस्त को आएगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर सामने आएगी कि कोरोना ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे कितना इम्पैक्ट डाला है। तो आने देते हैं रिपोर्ट, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। संकट में भी भारत वसुधैव कुटुंबकम पे कायम। यहाँ पे एक योजना का जिक्र है, देखो, आइडियाज, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम। बस ये योजना का नाम याद रख लेना, इंडियन डेवलपमेंट एंड एसोसिएशन असिस्टेंट स्कीम। विश्व के देशों को असिस्टेंट देने का काम कर रही है। इसके तहत एग्जिम बैंक जो है, एग्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1.5% की दर से 15 से 20 वर्ष के लिए लोन देने का काम करती है। और वर्तमान समय में लगभग 90 से अधिक देशों को हमने मेडिकल की सुविधा प्रदान की है, और साथ ही साथ 30.66 अरब डॉलर जो है हम इन देशों को सहायता प्रदान की है। लगभग 64 देशों को कोरोना जैसे महामारी के समय में भारत सरकार 30.66 अरब डॉलर की सहायता प्रदान किया है। तो बस ये योजना का नाम इम्पोर्टेंट है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए आइडियाज के बारे में। देखो, एफएटीएफ से जुड़े विधेयक पारित नहीं करवा पाए इमरान, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने डिस्कस किया।
नेताजी के बारे में खास करके मुखर्जी आयोग 2005 में मुखर्जी आयोग बना था और जिसने जिक्र किया था कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई उसको लेकर के जांच किया था मुखर्जी आयोग ने। नेताजी के परिजन का ही कहना है कि मुखर्जी आयोग ने सही रिकमेंडेशन नहीं किया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस पे मैंने मूवी देखा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मूवी है जिसमें बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं थे और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1985 में हुई है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका लिंक आपको पोस्ट कर दूंगा। राइट, चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी समिति में से एक है लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से आते हैं। लेकिन इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता इसके अध्यक्ष होते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्योंकि लोकसभा के विपक्ष का नेता ही इस समिति का अध्यक्ष होता है नॉर्मली। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 एमपी होते हैं और राज्यसभा के 7 एमपी होते हैं। टोटल 22 एमपी इस समिति के तहत होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। आंसर हो गया ए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे निश्चित तौर पे शेयर कर दें और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। धन्यवाद।